हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं प्रिया तिवारी फ्रॉम प्रयागराज से। और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मेरा एजुकेशन है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ग्रेजुएशन तो है ही, ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है, बीएड के साथ साथ डबल पीजी मतलब एजुकेशन और होम साइंस से है मेरा। उसके साथ साथ 4 बार नेट क्लियर हुआ है और टेट भी क्वालिफाई है, सी टेट भी क्वालिफाई है। अभी बिहार स्टेट का एग्ज़ाम था, उसमें भी 116 नंबर बने हैं। और उसके साथ साथ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है प्री और इंटरव्यू तक मैंने दिया है, मतलब इंटरव्यू गए थे, कुछ नंबरों से नहीं हो पाया था। ठीक है। ऐसे ही अभी एक एग्ज़ाम था, उसमें भी कुछ नॉर्मलाइजेशन की वजह से मतलब नहीं हो पाया। नंबर था लेकिन ज़्यादा था, बट नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया जिसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी लगातार लगे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम है अभी आगे, तो हो सकता है किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर तैयारी अच्छी रही तो। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा कि अगर आपको ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाली हूँ अगर अच्छा लगेगा तो आज की वीडियो कुछ मतलब आपके सब्जेक्ट से मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि कोई क्वेश्चन आंसर होगा, बस एक स्ट्रेटजी आपको बतानी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था जो कि अभी 900 लोग हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रिया जी आप बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है और कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कि एग्ज़ाम क्योंकि 2-3 महीने ही बचे हैं, 2-3 महीने क्या, 15 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम है पीजीटी का, और आगे नवंबर दिसंबर में भी एग्ज़ाम है। तो सबको लगता है कि हाँ, एक कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई चीज़ मतलब नोट्स के बारे में पता हो, बुक के बारे में पता हो, तो हमारी तैयारी में थोड़ा और जो है लाभ मिल सके। और स्पेशली जो नेहा दी हैं, उन्होंने मुझे बार बार मैसेज किया कि प्रिया जी आप कोई स्ट्रेटजी बताइए, कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो उसी को लेके आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात शुरू करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी आपका एग्ज़ाम जो है अभी 2-3 महीनों में किसका किसका है। तो सबसे पहले आपका होगा एग्ज़ाम पीजीटी का, मतलब यूपी पीजीटी, जो कि 15 से लेके 15-16 अक्टूबर को है, जिस दिन आपका हो, 15 को भी हो सकता है, 16 को भी। उसके बाद आपका जो 2024 वाले हैं जो फॉर्म भरे हैं डीएसएसबी का, उसका एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का 26 अक्टूबर को। ठीक है। फिर आपका 4 नवंबर को शायद फिर डीएसएसबी का पेपर है। उसके बाद 18 और 19 तारीख को आपका ये टीजीटी का, यूपी टीजीटी का पेपर है। उसी के बीच में आपका बिहार स्टेट जिसका भी नहीं क्लियर है वो फॉर्म भरेगा, तो उसका भी रहेगा एग्ज़ाम। ठीक है। और अगर आपने एच मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है, तो वो भी आपका दिसंबर में ही है। मतलब लगातार। और एलटी ग्रेड का भी अभी प्रस्तावित हुआ है, डेट थोड़ा मिला है कि नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो मतलब इधर जितने भी एग्ज़ाम हैं सब आपके दिसंबर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी कि जिससे कि हम लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए और एग्ज़ाम में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ कि देखिए, आप जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, धीरे धीरे आप करते हैं। और इतना हम जानते हैं कि अभी जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ ही लिए हैं। थोड़ा बहुत क्या, 2021 का भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, बीच बीच में जो एग्ज़ाम है तो दे रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि लेवल क्या आता है एग्ज़ाम का। ठीक है। तो अभी जब स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास किसी भी एग्ज़ाम का आपके पास पाठ्यक्रम होना ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस का प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। पीडीएफ है तो भी ठीक है, बट आप प्रिंट अगर निकलवा रहे हैं तो आपके सामने ये पाठ्यक्रम रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया है। तो देखिए, मेरे पास है अभी ये यूपी टीजीटी का और पीजीटी का भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, एमपी का भी मैंने रखा हुआ है। तो मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे पहले हम पाठ्यक्रम अपना निकलवा लेते हैं, क्योंकि हमें, आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो सिलेबस है वो आपकी आंखों में एकदम छप जाना चाहिए, मतलब एकदम कंफर्म पता रहना चाहिए कि हाँ, हमें ये टॉपिक पढ़ना है। और हम लोगों का होम साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है
कि आप कहीं भी किसी भी इर्द गिर्द किसी जगह रहेंगे तो वो क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब बनते रहेंगे। अगर आप खा रहे हैं तो भी आपके दिमाग में आएगा कि अरे सेब खा रहे हैं तो अरे सेब में क्या होता है, या फिर कोई चीज़ बना रहे हैं तो ये कौन सी विधि है, या कहीं खड़े हैं, मतलब हर चीज़ें क्वेश्चन मिलती रहती हैं। तो जब आप अपना सिलेबस जानते रहेंगे तो वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहली बात हो गई कि आपको सिलेबस अपना कम्प्लीटली अपने पास एक हार्ड कॉपी रखनी है, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ना है। ना हो सके तो आप ऐसे दीवार के सामने भी लगा सकते हैं जिसका एग्ज़ाम है, जैसे कि मैं करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये यूपीएचएससी का लगा हुआ है। फिर इधर देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपी का लगा था, और इधर भी लगा हुआ है। मतलब जिसका एग्ज़ाम आता है मैं सिलेबस अपने सामने चिपका लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार याद आए कि इसका एग्ज़ाम है, ये है। और उसके बाद दूसरा, अब पहला हो गया सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए। दूसरा, आपके पास अभी जितने भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं आपके पास पेपर रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे का पेपर मैंने रखा हुआ है। देखिए ये तो अभी पेट का है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बाद ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 पेपर हुआ था। फिर ये आपका टीजीटी का है, यूपी टीजीटी। फिर ये देखिए पीजीटी का है। फिर इसके बाद ये जीआईसी का पेपर। फिर उसके बाद ये देखिए ये तो यूपी टेट का है। और ये एमपी असिस्टेंट, ये यूपी पीजीटी का है। फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर उसके बाद ये भी जो है जीडीसी का पेपर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो आपके पास पेपर होने चाहिए, और एग्ज़ाम देने के पहले ये सारे पेपर अपने से सॉल्व होने चाहिए। अपने से सॉल्व होने के अलावा आपके पास उसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, ठीक है, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, कोई भी क्वेश्चंस कंप्लीट किया, चेक किया, उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अलग से नहीं बनते हैं। ये जो पेपर आए रहते हैं उसी में से कुछ, उसके ऑप्शन में से कुछ निचोड़ के, क्योंकि अलग से कहीं से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो सिलेबस से ही आएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है। पहला, आपको सिलेबस कंप्लीट रखना है अपने पास। दूसरा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आपको तीसरा क्या करना पड़ेगा। आप कहीं ऑफलाइन नहीं, सुनिए ये वाला नहीं, ये लास्ट में करेंगे हम लोग। आपके पास आपका नोट्स होगा। अभी ये एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है ना उसके लिए मैं बता रही हूँ, इससे बहुत दिन नहीं, 4-6 महीने जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए नहीं, वो भी कर सकता है, लेकिन स्पेशली जिसका एग्ज़ाम जल्दी है उसके लिए है ये। आपके पास सारे नोट्स पड़े होंगे, सबने लिखा होगा नोट्स, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपना नोट्स नहीं बनाया होगा। तो आपको आपके सारे नोट्स कंप्लीट रिवीजन करने हैं, और मैं भी यही करती हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम आता है उसके 20 दिन पहले से मैं पूरा अपना एक तरफ से एक तरफ तक जितना भी नोट्स है उतना देखती हूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन वीडियो चाहे जितना चाहे जिसका देख लीजिए, लेकिन जब तक आपने अपना नोट्स नहीं पढ़ा है, कम्प्लीटली थ्योरी नहीं पढ़ी है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने जैसे ये किसका है, होम मैनेजमेंट का, देखिए गृह प्रबंधन का है, तो ये है इतना, तो सब पढ़ लीजिए। एक दिन में एक भी कंप्लीट करेंगे तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हम, अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा है मैंने, ये तो थ्योरी पढ़ा है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए ये फिजियोलॉजी का है, फिजियोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं। सारे जितने भी हैं उतना कंप्लीट कर लीजिए अपना नोट्स। उसके साथ साथ अब ये नोट्स पढ़ लिया, पहले नोट्स कंप्लीट किए, उसके बाद जो आपने एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी कंपलसरी है पढ़ना। एनसीईआरटी का जो शॉर्ट नोट्स है मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए ये इतने में मेरा कंप्लीट हो गया है पूरा, एक तरफ से एक तरफ जो भी शॉर्ट नोट्स है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपने जैसे भी थ्योरी पढ़ा है तो हर लोगों ने अब बनाया ही होगा शॉर्ट नोट्स, आपको सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने हैं। मतलब एक तरफ से कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपके पास जो आपका हैंड रिटेन नोट्स है आपको पूरे पढ़ लेने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। आप ऑनलाइन क्लास मत देखिए किसी का, लेकिन अपना नोट्स ज़रूर पढ़िए, ठीक है। फिर ये हो गया तीसरा, मतलब पहला सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है,
और आपको अपना नोट्स देखना है। नोट्स के साथ साथ हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ना है। मतलब एक बार ऐसे बार बार नहीं पढ़ना है, बस एक बार रीडिंग ज़रूर मारना है, जिससे हमको पता चले ना कि हमने लिखा है, हाँ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये देखिए, आपको यूथ कंपटीशन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को उससे क्वेश्चन आते हैं। तो यूथ कंपटीशन एक ऐसा बुक है जिसमें आपको जो है क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी मिल जाएगा, तो आपका तैयार ही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर आपने देखा ही है जो अभी करंट में हुआ है, उसके साथ साथ जब ये पढ़ेंगे तो जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है, 15 वर्षों में एग्ज़ाम, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कम्प्लीटली इतना पढ़ना ज़रूरी है आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। और कहीं से मान लीजिए आपने किसी कोचिंग से लिया हुआ है अपना नोट्स, तो उसको भी पढ़िए, ओके। फिर आते हैं अब बुक तो बुक तो सबसे पहले एग्ज़ाम के पहले ही आपको पढ़ लेना चाहिए। बुक के लिए कोई ये नहीं कहता है कि आपका एग्ज़ाम है अभी 20 दिन तो आप बुक उठा के पढ़िए, लेकिन फिर भी मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा बिना बुक पढ़े मन नहीं मानता है, मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं बस वन लाइनर ऐसे ऐसे पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ के पहले से ही पूरा टिक लगा चुका है कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरफ से मैं खोदती हूँ और पूरा एक तरफ से पढ़ती देखती चली जाती हूँ। आपको बुक बारे में भी बता दें तो देखिए, ये तो फूड टेक्नोलॉजी का है, लेकिन मेरे पास है बुक, ये फूड साइंस का 3rd एडिशन है, बी श्री लक्ष्मी का। तो इसमें ये फूड साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो कि पढ़ लेते हैं तो मतलब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें से, आप लोग नहीं लीजिएगा। और ये आपके पास जैसे ग्रेजुएशन, बीए का, एमए का, जितने भी अगर होम साइंस के आपको बुक मिले तो वो अपने पास रख लिया करिए, कहीं भी मिले। तो ये देखिए मेरे पास ये एजुकेशन साइकोलॉजी का है, मैंने लिया है। तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर इसका भी बुक रहेगा तो आप देख लीजिएगा, पीडी पाठक का है, बहुत अच्छा वो है बुक। ये देखिए मेरे पास है होम मैनेजमेंट का, बीके बख्शी का भी है, पुराना बुक है ये। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब एक बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत डीपली अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से नहीं बनेगा। बट ये है कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी 9 से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, वो भी बेसिक ही है। वही क्वेश्चन आते हैं इसमें तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लगता है कहाँ। अभी देखिए जो टीजीटी में 8:8:8 आया हुआ था ना, काम, मनोरंजन और आराम, तो एनसीईआरटी में ऐसे 1 लाइनर में ऐसे लिखा हुआ है एकदम, लेकिन फिर भी हम लोग ये पढ़े थे कि हाँ मतलब इतना होता है, बट ये नहीं जानते थे कि हाँ वो वहाँ से आया था। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी ज़रूरी है। देखिए फिर उसके बाद ये डॉक्टर सुधा पांडे का है, इनका भी आप ले सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का है। इसमें भी बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है। तो आप जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, आपको बस बुक नेम बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये मेरे पास एक थ्योरी ऑफ कुकरी का एक वो है, कह रहे हैं ना कि जैसे कि आपने होम साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपसे थोड़ा भी टच हो रहा है कोई सब्जेक्ट तो आप ज़रूर उसको एक बार देख लो, ऐसे सरसरी निकाल के। अभी स्टेट का, बिहार स्टेट का पेपर था तो उसमें आया था कि कुकरी कौन सा प्रोसेस है, आया था ना। बहुत लोग एकदम परेशान, यूट्यूब चैनल पे भी जो है जो इतने पढ़ाते थे सब परेशान कि क्या प्रोसेस है, कोई कह रहा था केमिकल है, कोई कह रहा है फिजिकल है, क्या है, कौन सा प्रोसेस है। और देखिए क्योंकि मैं ये बुक ली थी, मेरे पास था, तो मैंने फर्स्ट लाइन ही एक बार, मैं क्योंकि बुक लेती हूँ, बुक बहुत मुझे पसंद है। देखिए पहला ही लाइन यहाँ लिखा है, कुकरी इज डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस, यहाँ लिखा हुआ था। ये बीपीएससी पीजीटी एस्टेट में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो ऐसे बुक कह रही है कि वृंदा सिंह मैम का पढ़ना है तो उन्हीं से सारा आ जाएगा क्वेश्चन, या तो और भी जितने लोग हैं उनका, ऐसा नहीं है। हर जगह से कोई ना क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ढूंढना आपका काम है कि आपको कहाँ से कौन से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहाँ से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी आपको मिलेगा नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा कि ये भी ले लें, ये सबके पास मेनली बुक होगा ही होगा। डॉक्टर मंजू पाटनी एवं डॉक्टर हरपालानी का बुक है, प्रसार शिक्षा एवं संचार का, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब टीजीटी का एग्ज़ाम था तो आपने देखा होगा, अभी भी आप टीजीटी का पेपर निकालेंगे उसमें से आप एक्सटेंशन एजुकेशन का जो वो है क्या कहते हैं
पे क्वेश्चंस है आप मिलाएंगे तो ये जो मंजू पाटनी का बुक है इसमें से जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो पीछे लिखा हुआ है आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें से मतलब एक आध दो क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ क्वेश्चन वाले फॉर्म में ही मिल जाएंगे इसमें जो हैं। तो आपको ये भी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे जो संचार के वो हैं, अभी सब लोग कंफ्यूज थे कि बर्लो का जो मॉडल है उसमें क्या है, सुपे का, अरस्तु का, तो इसको भी आप लोग तैयार करिएगा क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन से देखिए बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब अगर नॉर्मल भी आप पढ़ रहे हैं तो आप एक्सटेंशन एजुकेशन का कर लेंगे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। मतलब मुझे बुक दिखाने का मतलब ये है कि आपको बुक पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा ही सही आपने पहले पढ़ा है उसको एक बार ऐसे सरसरी निगाहों से आप देख सकते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम नहीं है। आप पीजीटी के बाद भले पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये उसके बाद ये आपका है मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, ये वृंदा सिंह मैम का है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है तो आप इसका भी पढ़ सकते हैं क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम है तो 75% जो क्वेश्चंस है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। तो आपका अगर फोकस है कि हमें पीजीटी बहुत अच्छे से देना है तो आप फिजियोलॉजी अपना कंप्लीट करिए। उसके साथ साथ 75% भी ज़रूरी है, 75% के साथ साथ जो 25% है वो भी ज़रूरी है क्योंकि 75% तो सभी तैयार करते हैं, सब लगे हुए हैं अरे फिजियोलॉजी पढ़ लें, लेकिन फिजियोलॉजी के साथ साथ जब आप और भी जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी ध्यान देते हैं तो आप दूसरे से आगे चलते हैं। क्योंकि लोग जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो कम पूछी जाती है वो नहीं कर पाने के चक्कर में वो पीछे हो जाते हैं। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि आगे एग्ज़ाम है तो आगे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो पहले से ही क्यों ना हम लोग पढ़ लें। तो ये देखिए इसमें भी जो है इन्होंने पहले ये क्या लिखा है, पहले तो थ्योरी लिखा है, थ्योरी के बाद जो है क्वेश्चंस भी हैं इन्होंने लिखे हुए हैं, और ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो एलटी में आने वाले हैं ये भी है। तो आपके पास अगर बुक रहेगा तो आपका एलटी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर ये परीक्षावाड़ी फिजियोलॉजी का सबसे बेस्ट बुक, इसमें से ऐसे डिट्टो क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर फॉर्म में, जैसे इसमें लिखा है ना पूरा बनेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर प्रेफर करिएगा, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बायोलॉजी है ना लेकिन इसमें है फिजियोलॉजी, तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए आपको इसमें पहले थ्योरी मिलेगा, थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, ओके। फिर ये डॉक्टर रीना खनूजा का बुक है, रीना खनूजा का बुक है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का। ये इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी आप दे रहे हैं तो फिजियोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन ज़रूर आपको पढ़ना है। और फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं सब, इसलिए मैंने बोला कि आपको नोट्स भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब सरल क्वेश्चन गलत होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मेरा भी टीजीटी में सोचिए कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, यही कि इसका ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है। मैं जानती थी कि जूल है, लेकिन फिर भी मैंने जूल को लगा के फिर काट के कैलोरी लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि मतलब हम लोग जितना भी जैसे फूड न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ते हैं ना, तो उसमें रहता है कि कैलोरी हर जगह किलो कैलोरी, हर जगह किलो कैलोरी। तो मुझे लगा कि कहीं होम साइंस में सिर्फ कैलोरी तो नहीं मानेगा, इस चक्कर में लगा दिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो जूल ही होगी ना। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये सोचिए हर लोगों का सही हुआ होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलत कर दिए थे, कॉमन सा क्वेश्चन था। तो यही सब होता है, आपको अगर सरल चीज़ें नहीं आ रही हैं, सरल चीज़ें एग्ज़ाम में गलत हो रहा है तो आप बहुत लोगों से पीछे हैं। टफ़ क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टफ़ क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। बाई चांस किसी का तुक्का लग गया, जो नहीं आ रहा है तुक्का लग गया तो हो गया, नहीं तो सरल क्वेश्चन तो सबको आ रहा है, वो जिसका गलत हुआ वो पीछे हो गए, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अनुसंधान की कोई बुक रिसर्च की, तो मैं बताऊंगी आपको कि प्रोफेसर SP गुप्ता, इनका जो रिसर्च का बुक है अनुसंधान संदर्शिका के नाम से आएगा, बहुत बेस्ट बुक है। आपको सिर्फ एक ही ये बुक लेना है, आपको पीछे क्वेश्चंस भी ढेर सारे देखिए मिल जाएंगे। इसमें कम से कम 280 क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि अच्छे हैं और बहुत सरल शब्दों में भी लिखा गया है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें रिसर्च आ रहा है तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है।
फिर बाल विकास नीता अग्रवाल का, और लोगों का भी है बट मैंने नीता अग्रवाल का भी लिया है। ये भी आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। मेरे पास अभी जो है CDP का मैंने नोट्स नहीं बनाया है। मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो ये CDP का जो बुक है यही बहुत अच्छे से पढ़ के चली जाती हूँ, तो उतने ही क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इसमें थ्योरीज नहीं लिखी हुई हैं, जैसे जीन पियाजे का हो गया, फ्राइड का हो गया, एरिक एरिक्सन का हो गया, जितने भी लोगों का है इसमें थ्योरी नहीं लिखा है। तो थ्योरी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और उससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ये पुराना बुक है, चले जाने दीजिए, इसको मत देखिए आप। ये टेक्सटाइल का है, मंजू पाटनी, सबके पास बुक होगा, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। होम मैनेजमेंट का बुक किसका, मंजू पाटनी का, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आपका एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़िएगा कि लेके बैठ जाए, एक किताब 10 दिन में ख़त्म हो और फिर दूसरा पढ़ ही ना पाएँ। सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है अपने नोट्स पे, यूथ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उस पे, शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ये सर करवा रहे हैं तो मैं कर लूँ, ये मैम करवा रही हैं तो मैं ऑनलाइन देख लूँ, देखिए। लेकिन जब आप अपना नोट्स पढ़ने के बाद आप ऊब गए हैं पढ़ने के बाद तो देखिए, क्योंकि आपने जो लिखा है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ना कि दूसरा कोई अगर बता रहा है वो समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात, अगर आप ऑनलाइन क्लास देख भी रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को आप फॉलो करिए। मैं पहले ऐसे ही करती थी कि उनका देखा उनका देख ली, किसी और का आया उनका भी देख ली, किसी और का आया उनका भी देख ली, इससे आपको नहीं समझ में आएगा। आप 1 2 3 4 लोग जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं रेगुलर फॉलो करिए, वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब अच्छा कंटेंट देते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई ख़राब देता है। लेकिन बस फॉलो आप 1 2 4 लोगों को करेंगे तो वो जितना भी वीडियो अगर डाल रहे हैं तो वो आप देखते जाइए, उससे आपका सही होगा, ठीक है। तो इतना हुआ, तो आप लोगों को जहाँ तक है समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा ही बोल दिए हैं। तो यही छोटी सी स्ट्रेटजी है कि आपका एग्ज़ाम है तो आप इतना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे डीपली नहीं बताया कि अब ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए, उसका भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगी, कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है। और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को टेट या सीटेट या फिर नेट कैसे क्लियर करना है, या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं उसका कैसे क्लियर करना है, तो वो भी मैं अलग से बना के भी वीडियो भेज दूँगी। ये सभी का निचोड़ था कि आपका कोई भी एग्ज़ाम है पास में तो आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ही स्ट्रेटजी था, स्ट्रेटजी तो नहीं बताया क्योंकि स्ट्रेटजी सबका अलग अलग होता है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे ना पढ़ा जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, वो सबका अलग अलग रहता है। जैसे मेरा टाइमिंग अलग है, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो सुबह अपना सब कुछ काम करने के बाद, नहा धोने के बाद ही बैठती हूँ पढ़ने के लिए। फिर मेरा वही 1 बजे 12 बजे खाना बनता है, खाना बनने के बाद फिर वही मेरा रूटीन रहता है कि मेरा रिवीज़न ये वो। मैं भी देखती हूँ क्लास ऑनलाइन, लेकिन कब देखती हूँ, जब मैं कोई काम कर रही हूँ तभी देखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा तो मैं जो ऑनलाइन क्लास वाले मैम और सर लोगों का क्लास है उसका भी समरी बना दूँगी कि किसका अच्छा है, मतलब कौन सा बेस अच्छा है, कौन क्या अच्छा पढ़ाता है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो सब ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसा रहा, कैसा रिव्यू रहा, सही बताएं या नहीं बताएं, और कमेंट करिएगा अगर जो भी आपको क्यूरीज रहेगी। धन्यवाद।